कभी सोचा है कि संतरे और नींबू मतलब दोनों ही सिट्रस फ्रूट्स हैं, पर उनकी खुशबू में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसकी वजह है ना, एक बहुत ही छोटा मतलब लगभग अदृश्य अंतर है। एक अणु है प्लस लिमोनिन, जो हमें संतरे की वो मीठी ताजी महक देता है, और दूसरा है माइनस लिमोनिन। जो नींबू की खट्टी तीखी खुशबू के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। और ये दोनों अणु एक दूसरे की क्या कहते हैं, मिरर इमेज है, शीशे वाली छवि। बनावट में एक जैसे पर फिर भी अलग, और हमारी नाक इस छोटे से फर्क को आसानी से पहचान लेती है। और यही बात पूरी केमिस्ट्री का सार है। छोटे छोटे अंतरों से बड़े बड़े नतीजे निकलना। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जिसमें हम किसी ठोस चीज से शुरू करके उसके परमाणुओं की बनावट तक पहुंचेंगे। फिर देखेंगे कि उस बनावट में जरा सी गड़बड़ी से क्या कमाल हो सकता है। हाँ, और आखिर में हम इतने छोटे पैमाने पर पहुंच जाएंगे जहां चीजों के काम करने के नियम ही बदल जाते हैं। तो ये एक तरह का स्केल का सफर है। हाँ, हम उस दुनिया से शुरू करेंगे जिसे हम छू सकते हैं, हाँ, और फिर खुद को तब तक छोटा करते जाएंगे जब तक हम परमाणुओं की दुनिया में नहीं पहुंच जाते। सही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ठोस पदार्थों की गुप्त दुनिया से। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, कोई ठोस चीज ठोस क्यों होती है? वो किसी तरल की तरह बिखर क्यों नहीं जाती? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार में छुपा है, जिसे कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल? हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दीवार के बारे में सोचना। एक पूरी दीवार हजारों ईंटों से बनी होती है, लेकिन उसकी मूल इकाई वो तो सिर्फ एक ईंट है। अच्छा। उसी एक ईंट को बार बार एक खास पैटर्न में दोहराकर पूरी दीवार खड़ी की जाती है। क्रिस्टल में यही एक ईंट यूनिट सेल है। ये परमाणुओं की वो सबसे छोटी व्यवस्था है जिसे बार बार दोहराकर पूरा क्रिस्टल बनता है। अच्छा, तो ये एक लेगो ब्रिक की तरह है। आप एक ही तरह की ब्रिक को बार बार जोड़कर एक बड़ा सा महल बना सकते हैं। तो जैसे लेगो ब्रिक्स अलग अलग आकार की होते हैं, क्या ये यूनिट सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है। और हाँ, ये यूनिट सेल्स भी कई तरह के होते हैं। टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम 3 सबसे आम क्यूबिक मतलब घन के आकार वाले सिस्टम्स पर ध्यान देंगे। ठीक है। पहला है सिंपल क्यूबिक। इसमें परमाणु सिर्फ घन के 8 कोनों पर होते हैं। हम्म। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें परमाणु कोनों पर तो होते ही हैं, साथ में एक परमाणु घन के बिल्कुल बीच में भी होता है। और तीसरा? और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के हर 6 फलक या चेहरे के केंद्र में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो शायद सुनने में बहुत सीधा लगे। अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल को देखें, जिसके 8 कोने हैं और हर कोने पर एक परमाणु है, तो इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट सेल में 8 परमाणु हुए, है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखने में तो 8 लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सोचिए, हर कोना सिर्फ एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है। अच्छा। वो अपने आसपास के 7 और यूनिट सेल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो एक चौराहा है जहां 8 कमरे मिलते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि कोने पर रखा एक परमाणु असल में 8 अलग-अलग यूनिट सेल्स में बटा हुआ है। तो हर यूनिट सेल को उस परमाणु का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। कितना हिस्सा? सिर्फ 8वां हिस्सा। अरे वाह! तो अगर 8 कोने हैं और हर कोने से सिर्फ एक 8वां हिस्सा मिल रहा है, तो 8 को 1/8 से गुणा करने पर ये तो 1 आता है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ 1। तो आप ये कह रही हैं कि वो पूरा क्रिस्टल जिस एक ईंट से बना है, उस ईंट में असल में सिर्फ एक परमाणु का योगदान है? ये तो बिल्कुल भी सहज नहीं लगता। यही तो केमिस्ट्री का जादू है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी जगह में हम परमाणुओं को, जिन्हें हम गोलों की तरह मान सकते हैं, कितना ठसाठस भर सकते हैं। क्या उनमें बहुत खाली जगह बचती है या वे एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं? जैसे हम किसी बक्से में संतरे भरते हैं। अगर हम उन्हें एक के ऊपर एक सीधी लाइनों में रखेंगे, तो बीच में काफी जगह बर्बाद होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे के बीच की खाली जगहों में फिट करेंगे, तो ज्यादा संतरे आएंगे। बिल्कुल। पहली वाली व्यवस्था स्क्वायर पैकिंग जैसी है और दूसरी वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसी, जो कहीं ज्यादा कुशल है। और यहाँ एक मजेदार तथ्य है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। बताइए। पोलोनियम एकमात्र ऐसी धातु है जो उस सबसे कम कुशल यानी सिंपल क्यूबिक संरचना में पाई जाती है। बाकी सब ज्यादा स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। तो प्रकृति में भी एफिशिएंसी की अहमियत है।
लेकिन दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। हमारे लेगो के महल में भी कभी-कभी एक ईंट गलत लग जाती है या कोई ईंट होती ही नहीं है। क्या परमाणुओं की इस दुनिया में भी ऐसा होता है? हमेशा होता है। असल दुनिया में कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता। उनमें कुछ न कुछ दोष या अपूर्णता होती ही है। एक आम दोष है रिक्ति दोष, जहां एक परमाणु अपनी तय जगह से गायब हो जाता है। मतलब उस परफेक्ट पैटर्न में एक खाली जगह रह जाती है। हाँ, तो परमाणु स्तर पर भी गलतियां होती हैं। लेकिन क्या ये गलतियां सिर्फ गलतियां हैं या इनका कोई फायदा भी है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। पहले इन्हें सिर्फ खामी माना जाता था, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को एक कमाल का आइडिया आया। क्या होगा अगर ये खामियां सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि अवसर हों? अवसर? कैसे? क्या होगा अगर हम इन खामियों को जानबूझकर अपने कंट्रोल में पैदा करें और इसी एक विचार ने, अपूर्णता को एक औजार में बदलने के विचार ने, सेमीकंडक्टर्स की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। वाह, मतलब कमजोरी को ही ताकत बना लिया। तो ये सेमीकंडक्टर क्या भला है? हम सुनते हैं कंडक्टर होते हैं जो बिजली को जाने देते हैं और इंसुलेटर होते हैं जो रोक देते हैं। ये सेमीकंडक्टर बीच में कहां से आया? इसे समझने के लिए बैंड थ्योरी का एक सरल सा रूप काम आता है। सोचिए, हर ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो तरह की जगहें होती हैं। एक है वैलेंस बैंड, जो उनका घर है, यहाँ वे आराम से रहते हैं। ठीक है। दूसरी जगह है कंडक्शन बैंड, जो एक हाईवे की तरह है। अगर इलेक्ट्रॉन इस हाईवे पर आ जाए तो वे आसानी से घूम सकते हैं और बिजली का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, घर और हाईवे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है? एक कंडक्टर जैसे तांबा में घर का दरवाजा सीधे हाईवे पर खुलता है। इलेक्ट्रॉन जब चाहे बिना किसी मेहनत के हाईवे पर आ सकते हैं। अच्छा। एक इंसुलेटर जैसे लकड़ी या रबर में घर और हाईवे के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, एक पहाड़ है। इलेक्ट्रॉन उसे पार ही नहीं कर सकते। और सेमीकंडक्टर? उसमें क्या है, एक ऊंचा सा फुटपाथ, मतलब घर से हाईवे पर जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक छलांग लगानी पड़ेगी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। उस छलांग के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे बैंड गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप छोटा होता है। अगर हम उसे थोड़ी ऊर्जा दें, जैसे गर्मी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर हाईवे पर पहुंच जाते हैं और बिजली का संचालन करने लगते हैं। अच्छा। और यही एक दिलचस्प विरोधाभास है। तापमान बढ़ाने पर धातुओं की चालकता कम होती है, क्योंकि परमाणुओं की कांप-कपी इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट बनती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन छलांग लगा पाते हैं, तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। एकदम सही। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम इस चालकता को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। यही डोपिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना? ही जानबूझकर अशुद्धि मिलाने जैसा है। समझाइए जरा। हाँ, इसे ऐसे समझें। सिलिकॉन, जो हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, ग्रुप 14 का तत्व है। उसके बाहरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक स्थिर परफेक्ट क्रिस्टल बनाता है। अब मान लीजिए हम इसमें ग्रुप 15 का तत्व जैसे फास्फोरस मिला देते हैं, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ कि 4 दोस्तों के एक ग्रुप में एक नया दोस्त आया जिसके 5 हाथ हैं। 4 हाथ तो दोस्ती में बन गए, लेकिन उसका एक हाथ वो आजाद रह गया। वो घूमने के लिए, कुछ काम करने के लिए फ्री है। क्या बात है! क्या यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है? एकदम सही। ये अतिरिक्त नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन अब हाईवे पर घूमने के लिए आजाद है। इसीलिए इसे एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसका उल्टा? अब इसका उल्टा सोचिए। अगर हम सिलिकॉन में ग्रुप 13 का तत्व जैसे बोरॉन मिला दें, जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब 4 दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त आया जिसके सिर्फ 3 हाथ हैं। तो जहां चौथा हाथ होना चाहिए था, वहां अब एक खाली जगह रह गई, एक होल बन गया। बिल्कुल। और ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। पास वाला कोई इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह में कूद सकता है, जिससे वो होल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होल भी पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है। और इसे पी टाइप कहते हैं। हाँ, पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप। ये सोचना ही हैरान करने वाला है कि पूरी डिजिटल क्रांति, हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ सिलिकॉन में जानबूझकर अशुद्धियां मिलाने के सरल से तरीके पर बना है। ये सच में नियंत्रित अपूर्णता की ताकत है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, जो टेक्स्ट बुक में भी बताई गई है। क्या? चाहे एन टाइप हो या पी टाइप,
पूरी सामग्री इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी विद्युत रूप से तटस्थ रहती है। ओह अच्छा। वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या होल सिर्फ चार्ज को चलाने वाले वाहक है। वे पूरे पदार्थ पर कोई नेट चार्ज नहीं लाते। ठीक है, तो हमारा सफर बहुत दिलचस्प रहा है। हम एक ठोस क्रिस्टल से शुरू हुए, उसके परफेक्ट पैटर्न को देखा, फिर देखा कि कैसे जानबूझकर पैदा की गई खामियों ने टेक्नोलॉजी बना दी। अब तक हम एक बड़े क्रिस्टल के अंदर छोटी-मोटी अशुद्धियों की बात कर रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर हम उस खामी पर ध्यान देने के बजाय पूरे क्रिस्टल को ही छोटा कर दें? मेरा मतलब है बेहिसाब छोटा। क्या तब भी वो सोना या सिलिकॉन वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम जानते हैं? अब हम नैनो स्केल की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ नियम बदल जाते हैं। नैनो स्केल। हाँ, 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। ये इतना छोटा है कि कल्पना करना मुश्किल है। टेक्स्ट बुक में एक जबरदस्त तुलना दी गई है। क्या है वो? पृथ्वी और एक सेब के आकार में जो अनुपात है, लगभग वही अनुपात एक सेब और एक 30 नैनोमीटर के कण में है। रुकिए, मतलब अगर एक सेब को पृथ्वी जितना बड़ा कर दिया जाए तो उस पे एक नैनो पार्टिकल एक सेब जितना बड़ा दिखेगा। ये तो दिमाग चकरा देने वाला स्केल है। तो इस स्केल पर होता क्या है? पदार्थ के गुण नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है सोना। सोना। हम सोने को कैसे जानते हैं? पीला, चमकदार और रासायनिक रूप से बहुत स्थिर, इसीलिए उसके गहने बनते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप सोने के कणों को 20 नैनोमीटर तक छोटा कर देते हैं तो क्या होता है? वो पीला नहीं रहता, वो लाल रंग का हो जाता है। और जो सोना किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वही नैनो गोल्ड एक बेहतरीन उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट बन जाता है। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? है तो वो सोना ही, वही परमाणु, सिर्फ छोटा करने से उसका रंग और उसका रासायनिक व्यवहार कैसे बदल सकता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सोचिए, आपके पास 1 किलो चीनी का एक बड़ा क्यूब है। उसके सिर्फ 6 चेहरे हैं जिन्हें आप छू सकती हैं। अब आप उसे पीसकर पाउडर बना दीजिए। चीनी अब भी 1 किलो है, लेकिन अब आप उसके हर छोटे कण को छू सकती हैं। उसका कुल सतही क्षेत्रफल हजारों गुना बढ़ गया है। अच्छा। नैनो पार्टिकल्स के साथ भी यही होता है। अच्छा, तो ज्यादा सतह का मतलब है कि ज्यादा परमाणु रिएक्शन के लिए उपलब्ध हैं। हाँ, इसीलिए उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये समझ में आया। और क्या गुण बदलते हैं? बहुत कुछ। जैसे नैनो मटेरियल्स का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उनके बड़े रूप से बहुत कम होता है। सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, लेकिन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सिर्फ 300 डिग्री पर पिघल सकते हैं। कमाल है। इन बदले हुए गुणों की वजह से नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अनगिनत दरवाजे खुल जाते हैं। और ये सिर्फ लैब की बात नहीं है, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सनस्क्रीन में, मुझे याद है पहले सनस्क्रीन आने पर एक सफेद परत जम जाती थी। अब वाले एकदम पारदर्शी होते हैं। क्या इसकी वजह यही है? बिल्कुल। उनमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो साइज में वे यूवी किरणों को ब्लॉक करने में ज्यादा असरदार होते हैं और दिखाई भी नहीं देते। इसी तरह खरोच रोधी चश्मों पर नैनो मटेरियल्स की कोटिंग होती है। मतलब ये हमारे चारों तरफ है। हाँ, गाड़ियों के हल्के और मजबूत पार्ट्स बनाने से लेकर दवाइयों को सीधे शरीर की बीमार कोशिकाओं तक पहुंचाने तक हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का हमारा सफर कमाल का रहा। हमने परमाणुओं की साधारण पैकिंग से शुरुआत की, देखा कि कैसे उन पैटर्न्स में छोटी छोटी अपूर्णताएं सेमीकंडक्टर जैसी तकनीक को जन्म देती हैं, और फिर कैसे पदार्थों को नैनो स्तर तक छोटा कर देने से गुणों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। और ये सब ज्ञान एक ही टेक्स्ट बुक के कुछ पन्नों में छिपा था। और जाते जाते एक आखिरी विचार। हाँ जरूर। टेक्स्ट बुक में नैनो मटेरियल्स बनाने के 2 मुख्य तरीकों का जिक्र है। एक है टॉप डाउन, जिसमें आप एक बड़ी चीज से शुरू करती हैं और उसे काट छांट कर या पीस कर छोटा करती हैं, एक मूर्तिकार की तरह। हाँ, जो पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से मूर्ति तराशता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है बॉटम अप। इसमें आप सबसे छोटी इकाइयों, परमाणुओं और अणुओं से शुरू करती हैं और उन्हें ईंट की तरह एक एक करके जोड़कर अपनी मनचाही संरचना बनाती हैं। ये एक राजमिस्त्री की तरह है जो ईंटों से घर बनाता है। टॉप डाउन और बॉटम अप, ये एक बहुत गहरा विचार है। क्या हम सीखने और कुछ नया बनाने के लिए भी यही सिद्धांत लागू कर सकते हैं? ज्यादातर हम टॉप डाउन तरीके से सीखते हैं, बड़ी बड़ी जानकारी को लेते हैं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉटम अप तरीका कैसा होगा?
कि हम बुनियादी सिद्धांतों, उन पहली ईंटों से शुरू करके ज्ञान को खुद ब खुद एक व्यवस्थित रूप में ढलने दे सकते हैं? जैसे परमाणु खुद ब खुद क्रिस्टल बना लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, शायद सीखने के हर पहलू का है।